some problems. So in this situation, there's a one utility which help you to summarize your data which is available in a broad form. अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो कलेक्टेड डेटा होता है वो कलेक्टेड डेटा इतना ज्यादा होता है कि उस डेटा को प्रोसेस करना भी एक टास्क है। मैं उस अमाउंट ऑफ डेटा की बात कर रहा हूँ जिसमें ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो, ठीक है, या वो डेटा जो योटाबाइट एंड पेटाबाइट्स में, पेटाबाइट एंड योटाबाइट्स में, दैट मींस इतना बड़ा डेटा जो हम इजीली जिसके ऊपर कैलकुलेशन या नॉर्मल टेबल फॉर्मेशन नहीं कर सकते, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उस टाइम टेकिंग प्रोसेस को कन्वीनियंट बनाने के लिए आपको एक यूटिलिटी दी गई जिसका नाम है पिवट टेबल। अब पिवट टेबल का काम क्या है? चीजों को समराइज करना और समराइज करके उसकी समरी बनाना, और उस वो समरी ऐसी होनी चाहिए कि वो मीनिंगफुल हो, है ना, ऐसी समरी बनाना जो कि मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल का मतलब सपोज मैंने कहा कि मेरे पास एक डेटा दे रखा है एंड आई जस्ट वांट टू सी व्हाट इज द सेल ऑफ कानपुर लोकेशन, okay, what is the sale of Delhi, what is the sale of Kolkata, what is the sale of Chhattisgarh, what is the sale of India. It means मैं अलग अलग लोकेशंस के बेसिस पे अलग अलग सिटीज, स्टेट एंड कंट्री का सेल देखना चाहता हूँ। अब सेल तो जब हम किसी स्टोर की बात करते हैं जहाँ पे सेल हो रही है तो उस वहां पे क्या है, वहां पे नोट डाउन किया जाता है कौन सा कस्टमर आया, उसका कस्टमर नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसने कितने प्रोडक्ट लिए, पर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट की टोटल बिल कितने का बना, और इस तरीके से हमारे पास रिकॉर्ड्स स्टोर होके आते हैं। अब अगर इस तरह के रिकॉर्ड स्टोर होके आते हैं और एक स्टोर पे n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं तो विद इन अ वीक ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत सारे होंगे और विद इन अ मंथ ये और भी ज्यादा होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं एक साल के डेटा की बात करूं तो एक साल का डेटा बहुत बड़ा होगा एक सिंगल स्टोर का, क्योंकि हमें नहीं पता एक स्टोर के अंदर कितने कस्टमर आ रहे हैं और कितने कस्टमर परचेज कर रहे हैं। सपोज अगर हम एवरेज भी ले लें कि एक स्टोर के अंदर 10 कस्टमर आए जिसमें से 5 कस्टमर परचेज करके गए तो एक दिन में 5 कस्टमर का रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है। एक हफ्ते में 35 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, है ना, एक वीक के अंदर 35 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, महीने में 4 वीक्स होते हैं तो ये 150 प्लस चला जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के बेसिस पे मुझे ये फिगर आउट करना हो कि किसी स्पेसिफिक मंथ में कोई स्टोर कितना प्रॉफिटेबल है तो इस प्रोसेस को यूज करता है पिवट टेबल। तो पिवट टेबल का एक काम डेटा को समराइज करना, ठीक है, और उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। ये काम हम नॉर्मल फंक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, उनसे भी पॉसिबल है, उनसे भी कर सकते हैं, बट नॉर्मल फंक्शन से काम करने के लिए हमें एक तो लंबे कैलकुलेशंस का यूज करना पड़ेगा और दूसरा उस टेबल को फॉर्म करने में ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, जिस चीज को हम पिवट टेबल के थ्रू इजीली कर सकते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि पिवट टेबल का काम क्या है, इतना कहानी समझ में आई कि पिवट टेबल क्या करता है, किस तरह की वर्किंग होती है पिवट टेबल के अंदर। गुड। तो पिवट टेबल का काम है डेटा को समराइज करना और उस समराइज डेटा से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना।
अब जब हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका इंटरफेस कैसा है और उस इंटरफेस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। भाई जब तक हमें यही नहीं पता कि वो चीज कैसे काम करती है तब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम उसके इंटरफेस को देखने जा रहे हैं कि उसका इंटरफेस कैसा है और उस इंटरफेस के अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास शीट 1 है, शीट 1 के अंदर कुछ डेटा दे रखा है, ठीक है। सो इट्स अ डेटा विच इज रिलेवेंट टू द सेल्स। एक सेल्स का डेटा है, रिलेवेंट किससे है, सेल्स से रिलेटेड डेटा है। सो यहाँ पे डेटा क्या दे रखा है कि यहाँ पर किसी कंपनी में n नंबर ऑफ कॉल्स की गई जिसका कन्वर्जन सेल्स है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है इन जनवरी 2005 904 calls are done and how many calls are going converted in a sales, 89 calls are going converted in a sales। 89 उनमें से 89 कॉल्स ऐसी थी जो सेल्स में कन्वर्ट हो गई। ओके, इट इज फाइन। सो 904 कॉल में से 89 कॉल्स ऐसी थी जो सेल्स में कन्वर्ट हो। अब मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, आई जस्ट नीड टू फिगर आउट हाउ मच कॉल्स आर गोइंग वेस्ट इन ईच मंथ एंड ईयर। कितनी कॉल्स ऐसी थी जो वेस्ट हो गई, ठीक है। व्हाट इनसाइड आई नीड टू फिगर आउट, आई जस्ट नीड टू सिंपली फिगर आउट हाउ मच कॉल्स आर गोइंग वेस्ट हो रही, कितनी कॉल्स वेस्ट हो। तो इसको करने का एक तरीका तो ये था कि हम वेस्ट कॉल यहाँ पे कैलकुलेट कर दें। वेस्ट कॉल्स, फील्ड बनाई और फील्ड बनाने के बाद वेस्ट कॉल कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कॉल्स माइनस सेल्स। कॉल में से सेल्स माइनस कर दें, इतनी सेल कन्वर्ट हुई है और बाकी क्या हुई कॉल्स, वो हमारे वेस्ट कॉल हुई। हमने यहाँ पे एंटर किया 904 में से 815 कॉल्स ऐसी हैं जो वेस्ट है। दिस इज द फर्स्ट वे टू डू, ठीक है। इट्स एग्जांपल ऑफ वन इनसाइट। अब ये इनसाइट इतना इजी था जिसको निकालना बहुत डिफिकल्ट नहीं, तो इसको हम नॉर्मल वे में भी निकाल सकते थे और इसको हम पिवट टेबल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। चलिए अब इसी डेटा को हम स्टडी करते हैं थ्रू पिवट टेबल, ठीक है। और कुछ इंटरैक्टिव विजुअल बनाते हैं so that we can understand what is happen in this data। okay, so सबसे पहले कुछ डाटा लिख लेते हैं ताकि एक साथ आप चले। नहीं तो ये डेटा मैंने शीट शेयर कर दी, तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाउनलोड कर लो, सेम डेटा मिलेगा बेटा। सर हम लोगों में एडिटिंग ऑप्शन इनेबल ही नहीं है, ऊपर देखो इसमें इनेबल एडिटिंग आ रहा होगा, नहीं तो फाइल में जाओ, इन्फो में जाओ, इनेबल एडिटिंग मिल जाएगा। मिला, देखो जाके इनेबल एडिटिंग। यस यस यस। अब इसका मतलब क्या है, आप भी डेटा के ऊपर मेरे साथ काम कर सकते। चलिए अभी काम आप नहीं करेंगे, अभी आप क्या करेंगे, पहले समझेंगे कि पिवट टेबल के अंदर क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। तो जब मैं काम करने के लिए कहूंगा तब आप काम करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करेंगे। डेटा के ऊपर क्या क्या चीजें मैं दिखा रहा हूँ वो देखिए, समझिए और उसके बाद उसको अप्लाई करके देखिए। अब देखिए पिवट टेबल को एक्सेस कैसे करते हैं। पिवट टेबल को एक्सेस करने के लिए आपको पहले से पूरा डेटा पिवट टेबल टूल के अंदर ले जाना है, क्योंकि भाई हम इस डेटा का यूज करेंगे और कुछ इनसाइट फिगर आउट करेंगे, तो ये पूरा डेटा पिवट टेबल के अंदर होना चाहिए, पिवट टेबल टूल के पास होना चाहिए, है ना। तो पिवट टेबल टूल के पास ये डेटा आएगा कैसे, हमें क्या करना है, सबसे पहले इंसर्ट पे जाना है, कोई भी एक सेल,
इस डेटा टेबल की सेलेक्ट कर लेनी है। मैटर नहीं करता कि आपने ऊपर हेडर सेलेक्ट किया है या बॉटम में कहीं जाके आप सेलेक्ट करें, यू नीड टू सेलेक्ट एनी वन सेल ऑफ दिस डेटा टेबल. Once you have selected the data table cell, now you need to click on insert ribbon, and inside the insert ribbon you can see the first utility which is available here. It is called pivot. So पहली utility जो है वो क्या है? Pivot table utility. तो हमें pivot table पे क्लिक करना है, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना. आप देखिए pivot table के अंदर दो चीज दे रखी है. जैसे हम इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ये हमने ऑप्शन इसने हमें दिया कि आप पिवट टेबल यूटिलिटी को दो तरह के डेटा के ऊपर यूज कर सकते हो. पहला कौन सा डेटा? वो डेटा जो आपके वर्कबुक के अंदर लोकली स्टोर्ड है. लोकली स्टोर्ड का मतलब वो डेटा जो आपके एक्सेल की शीट पे है, लाइक दिस, है ना, एक्सेल की शीट के ऊपर डेटा है, हम इसका यूज कर सकते हैं. तो इस डेटा को क्या बोलते हैं? इट्स अ लोकल डेटा which is locally available in your spreadsheet. दूसरा ऑप्शन क्या है इसके अंदर? दूसरा ऑप्शन हमें मिला है फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स. अब एक्सटर्नल डेटा सोर्स का क्या मतलब है? ठीक है, एक्सटर्नल डेटा सोर्स का मतलब है इस पर्टिकुलर फाइल के अलावा, इस पर्टिकुलर फाइल के अलावा अगर डेटा किसी और प्लेटफॉर्म या किसी और एक्सेल की वर्कबुक के अंदर है तो आप उस डेटा को भी इस पिवट टेबल में लाके यूज कर सकते हो. ठीक है, दो चीज है. पहला, हमारे पास जो स्प्रेडशीट के अंदर डेटा है हम उसका यूज करें रिपोर्ट बनाने के लिए, या हम एक्सटर्नल सोर्स से भी डेटा को लाके इसके अंदर यूज कर सकते हैं. दो बात समझ में आई? पहला कि हम लोकल शीट के डेटा को यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम इस शीट पे, लोकल शीट का जो डेटा है, ठीक है, इस लोकल शीट का जो डेटा है उस डेटा को अगर इस डेटा हमारी शीट के ऊपर डेटा नहीं है और डेटा कहीं और है, इसके अलावा पहला तो ये है कि हमने लोकल शीट का डेटा यूज किया. दूसरा तो ये था कि अगर डेटा इस लोकल शीट पे नहीं है और डेटा इस लोकल शीट के अलावा कहीं और है तो भी हम उस डेटा को यहाँ पे लाके यूज कर सकते हैं. इसका मतलब ये एक्सेल के अलावा भी अदर सोर्सेस में जहाँ पे डेटा स्टोर है वहां से डेटा को गेट कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है. अब अलग अलग अदर सोर्सेस का मतलब क्या है? सपोज हम यूनिवर्सिटी की किसी डेटा को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, हम यूनिवर्सिटी की किसी डेटा को यूज करना चाहते हैं. तो पहला ये हो सकता है कि भाई यूनिवर्सिटी हमको उसकी एक एक्सेल फाइल बना के दे दे, हम उस डेटा को प्रोसेस कर लेंगे, है ना. हेलो, हाँ, बोल रहे थे इसमें अगर डाटा एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो नए सीट्स जो जनरेट होते हैं वो लेफ्ट साइड से क्यों इंक्रीज हो रहा है? मतलब जैसे आपने इसमें 3 सीट्स खोले हुए हैं 1 2 3 और हम इसमें 2 अभी सीट्स ऐड किया तो सीट नंबर 4 आ गया 1 के लेफ्ट में, सीट नंबर 5 4 के लेफ्ट में. इधर आया होगा, इसके राइट साइड में. लेफ्ट में आया है सर. कहाँ आया लेफ्ट में? देखो, हम जितनी बार क्लिक करेंगे हमेशा उसके राइट में ऐड होगा. जब भी न्यू शीट आप करते हो तो हमेशा उसके राइट में ऐड होता है, लेफ्ट में कभी ऐड नहीं होता शीट. क्लिक करके देखो, हमेशा राइट में ऐड होगा, लेफ्ट में कभी नहीं ऐड होता. तो लेफ्ट में ही शो कर रहा है अभी. ये ऐसे सेलेक्टेड है, यहाँ पे शो कर रहा है. ये ऐसे कह रहे हो? ये इन शीट्स के बारे में सर जैसे ये क्रॉसिंग के पास शीट कौन सी सिलेक्ट है? शीट 3 सिलेक्ट है. हमने सीट सिलेक्ट नहीं किए थे, मतलब वैसे चेक कर रहे थे एडिशनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स वाला या फिर लोकल सोर्स वाला. इसमें सीट नंबर 4 और 5 लेफ्ट में आ गया. अच्छा, एक सेकंड में आपको ये भेज देते हैं.
वो कुछ नहीं है, वो अरेंजमेंट है शीट्स का। वो वैसे नई शीट हमेशा राइट साइड में ऐड होती है, बाकी उसकी अरेंजमेंट आप चेंज कर सकते हो, वो मैनुअल एडजस्टमेंट में आ जाती है। ठीक है, चलिए वो बहुत बड़ी मैटर नहीं है। चलिए हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे अबाउट एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तो एक्सटर्नल डेटा सोर्स क्या है? सपोज हम कॉलेज की यूनिवर्सिटी के किसी डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं, तो पहला चीज तो ये है कि यूनिवर्सिटी हमें वो डेटा स्प्रेडशीट में दे, तो मैं उस फाइल को ओपन करूंगा और उसके अंदर डेटा को प्रोसेस करूंगा। दूसरा तरीका क्या है कि वो जो डेटा हमें दे रही है उस डेटा को हम अपने करंट वर्किंग फाइल, जैसे मैंने यहाँ पे पिवट फाइल खोल रखी है, इस पिवट फाइल के अंदर उस डेटा को इंपोर्ट कर ले, है ना। डेटा बाहर रखा हुआ है, उस डेटा को हम क्या करें, अपने करंट शीट के अंदर इंपोर्ट कर ले। और तो एक्सटर्नल डेटा सोर्स में हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं जिनसे हम डेटा को उठा सकते हैं। पहला, हम एक्सेल से डेटा उठा सकते हैं, एक्सेल की स्प्रेडशीट से, किसी और एक्सेल स्प्रेडशीट से डेटा उठा सकते हैं, किसी टेक्स्ट फाइल से डेटा को उठा सकते हैं, किसी CSV फाइल से डेटा को उठा सकते हैं। हम JSON कनेक्टर का यूज कर सकते हैं डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। हम PDF का यूज कर सकते हैं डेटा इंपोर्ट करने के लिए। हम किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कोई डेटा पड़ा हुआ है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। हम किसी SQL डेटाबेस, ठीक है, SQL डेटाबेस के डेटा को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारा डेटा किसी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है तो हम उस वेबसाइट के डेटा को भी इंपोर्ट करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एक्सेल के अलावा, जो करंट एक्सेल फाइल के अलावा बाकी किसी भी सोर्स से अगर आप डेटा उठा रहे हो और उसको पिवट टेबल के थ्रू प्रोसेस कर रहे हो, तो पिवट टेबल के लिए वो सारे सोर्सेस कैसे हैं? अदर सोर्सेस हैं या एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस हैं। ठीक है, तो मेरी करंट वर्कशीट पे जो पिवट टेबल है, इसके लिए बाकी सभी सोर्सेस का डेटा एक एक्सटर्नल डेटा सोर्स है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। बात समझ में आई? गुड। चलिए, सो अगर ऐसा है तो हम उस डेटा को इसके अंदर ला सकते हैं और उसके आगे हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन हमें पिवट टेबल के अंदर मिले। पहला है कि summarize your data which is locally available or summarize your data which is available in other sources। ठीक है, तो अभी हम लोग ने अदर सोर्सेस से डेटा कैसे पुल करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये नहीं सीखा है। तो अभी हम इसको थोड़ा रुक के सीखेंगे कि हम डेटा अदर सोर्सेस से कैसे पिक करते हैं और इसके अंदर हम कैसे यूज करते हैं। अभी हम एक्सप्लोर क्या कर रहे हैं? द फीचर ऑफ पिवट टेबल। ठीक है, तो हम दो चीज को मिक्स नहीं करेंगे। पहले हम ये सीखेंगे पिवट टेबल कैसे काम करता है, और उसके बाद क्या करेंगे, एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस से डेटा को कैसे लेके आना है और उसको लाने के कितने तरीके हैं, कितने मेथड हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या सेलेक्ट करना है? फ्रॉम टेबल एंड रेंज। फ्रॉम टेबल एंड रेंज का यूज कब करते हैं? जब डेटा आपकी लोकल शीट के अंदर एक रेंज या टेबल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट अभी आप एक चीज नोटिस कर पाओगे कि मेरे इस टेबल के बाउंड्रीज पे एक डॉटेड लाइन मूव कर रही है, एक डॉटेड लाइन दिखने लगी बाउंड्री पे। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, नोटिस करना। दिस इज माय टेबल, थोड़ा सा जूम कर दिया। व्हेन आई सेलेक्ट द पिवट टेबल हियर, so one dotted line is moving around this table. It's indicating your data is selected. The entire data is selected. कहां से कहां तक का डेटा सेलेक्ट हुआ? अब देखिए इसने रेंज अपने आप उठाई। शीट 1 का डेटा है, A1 सेल से लेके D25 तक के सेल को इसने सेलेक्ट किया। ठीक है, जहां पर हमें कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं करना पड़ा कि डेटा की स्टार्ट कहां पर है और डेटा का एंड कहां पर। अगर हम स्टार्ट और एंड डिफाइन करना चाहें तो वो हम मैन्युअली कर सकते हैं, अदरवाइज ये पूरे डेटा को यूज करेगा।
ओके, जैसे आप पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करोगे देन यू विल बी गेटिंग अ न्यू डायलॉग बॉक्स, और उस डायलॉग बॉक्स के ऊपर आपको अपने डेटा रेंज की डिटेलिंग मिल जाएगी कि डेटा कहां से स्टार्ट हुआ है और कहां पर एंड। सेकंड, इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है चूज वेयर यू वांट टू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। वो जगह कहां पर है जहां पर आप पिवट टेबल रिपोर्ट को प्लेस करना चाहते हो, कहां बनाना चाहते हो। जिस शीट पे आप करंटली हो उसी शीट पे, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। यहाँ पर अभी हो इन एग्जिस्टिंग शीट्स, हमारे पास 5 एग्जिस्टिंग शीट है बिकॉज मैंने 2 और ऐड की थी, तो 5 एग्जिस्टिंग वर्कशीट हैं। हम इन एग्जिस्टिंग शीट्स के ऊपर रिपोर्ट बनाना चाहते हैं या हम एक न्यू शीट ऐड करके उसके ऊपर बनाना चाहते हैं। ठीक है, हमें यहाँ 2 ऑप्शन दिया। अगर मैं एग्जिस्टिंग शीट के ऊपर बनाना तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट का ऑप्शन यूज करेंगे और लोकेशन डिफाइन करेंगे कि कहां पर बनाना है। कैसे, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एग्जिस्टिंग शीट सेलेक्ट किया और यहाँ पर F1 सेल को, शीट 1 के F1 सेल को सेलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली इसकी लोकेशन में फिल हो गया शीट 1 F1 सेल। दिस इज द प्लेस। अगर आप एग्जिस्टिंग की जगह न्यू करते हो तो वो क्या करेगा, न्यू वर्कशीट बनाएगा और उसकी A1 सेल पे इसको इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, so it's a method of defining the place where you want to generate a report। ठीक है, ये प्रोसेस है डिफाइन करने का कि रिपोर्ट आप कहां जनरेट करना चाहते हो। अभी मैं हाल फिलहाल में इसको यहीं पर ही जनरेट कर रहा हूँ। इसके नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स। ओके, अगर आप मल्टीपल टेबल्स के साथ डील कर रहे हो, आपका जो डेटा है किसी एक टेबल या एक शीट पे नहीं है, वो मोर देन वन शीट पे डेटा एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को अगर हमें यूज करना है, उसको आगे प्रोसेस करना है, तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। तो डेटा को यूज किए हम उन मल्टीपल टेबल से डेटा को पुल नहीं कर सकते। अगर हमें ऐसा करना है तो हमें इस ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। आफ्टर दैट, अभी मेरे पास एक शीट है, सिंगल शीट पे हम वर्क कर रहे हैं, इसलिए मुझे नीचे इस ऑप्शन को इनेबल करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे यहाँ पे डायरेक्टली ओके बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा, सडनली यू कैन सी आई गॉट अ वन लेआउट हियर। ठीक है, ये लेआउट क्या है, इट इज लेआउट ऑफ पिवट टेबल। ये पिवट टेबल का लेआउट है कुछ इस तरीके से, ये पिवट टेबल का लेआउट। और इसके राइट साइड में इसके राइट साइड में हमें पिवट टेबल का एक और लेआउट मिलेगा, तो इस लेआउट को बोलते हैं कैनवस। ये क्या है, इट इज कैनवस ऑफ पिवट टेबल। कैनवस होता क्या है, नॉर्मली कैनवस का यूज हम लोग ने ड्राइंग में किया है, जहां पर हाँ ड्राइंग शीट को कैनवस बोलते हैं, है ना। ड्राइंग शीट को क्या बोलते हैं, कैनवस। तो कैनवस का काम क्या होता है, नॉर्मली उस ड्राइंग को, कैनवस का काम क्या होता है, नॉर्मली हम उस ड्राइंग शीट के ऊपर, कैनवस शीट के ऊपर ड्राइंग्स को बनाते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे तो वो रिपोर्ट कहाँ क्रिएट होगी, इस कैनवास के ऊपर होगी, सेम लाइक अ ड्राइंग। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को हम बनाएं कैसे, इस रिपोर्ट को बनाने के लिए पहले तो हमें डेटा के अंदर की फील्ड्स की जरूरत है। तो हमारे पास डेटा के अंदर 4 फील्ड्स हैं, ईयर, मंथ, कॉज एंड सेल्स। ठीक है, वी आर हैविंग अ 4 फील्ड हियर। ठीक है,
4 फील्ड है। तो ये चारों फील्ड आपको पिवट टेबल के लेआउट के अंदर दिखाई देंगे। ईयर, मंथ, कॉल्स एंड सेल्स, ये वही 4 फील्ड हैं जो आपके पिवट टेबल रिपोर्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं फील्ड लिस्ट। ये क्या है? फील्ड लिस्ट है, जहां पर आपकी फील्ड्स की एक लिस्ट बन के आती है कि आपके करंट डेटा सोर्स के अंदर कितनी फील्ड्स हैं। ओके, इसके नीचे आपको 4 एरियाज दे रखे हैं। These are called ड्रॉपिंग एरियाज। 4 ड्रॉपिंग एरियाज है। यहाँ पे फील्ड्स दे रखी है, फील्ड्स के नीचे आपको 4 ड्रॉपिंग एरियाज दिए गए। ओके, Nirmal, please mute yourself. Thank you. 4 ड्रॉपिंग एरियाज दे रखे हैं। तो 4 ड्रॉपिंग एरियाज कौन कौन से हैं? वी हैव अ फिल्टर, वी हैव अ कॉलम, वी हैव अ रो, वी हैव अ वैल्यूज। अब इन 4 ड्रॉपिंग एरियाज का काम क्या है? बेसिकली ये 4 ड्रॉपिंग एरियाज जो हैं, इट विल डिफाइन व्हाट द रिपोर्ट ओरिएंटेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, ये रिपोर्ट के ओरिएंटेशन को डिफाइन करने के लिए है और डिफरेंट कैलकुलेशंस को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, चलिए वन बाय वन इन चारों ड्रॉपिंग एरियाज के बारे में हम लोग बात करेंगे और उनका यूज समझेंगे। तो जब हम कभी कोई रो टेबल बनाते हैं, जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो उस टेबल के अंदर हम टेबल की हेडिंग को टॉप ऑफ द रो रखते हैं और उसके डेटा को नीचे फिल करते हैं। इस टाइप की टेबल को बोलते हैं वर्टिकल टेबल। इस टाइप की टेबल ओरिएंटेशन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल टेबल ओरिएंटेशन। ये एक वर्टिकल टेबल है। अच्छा, अगर डेटा ऐसे ना हो कि हॉरिजॉन्टल हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल टेबल। हॉरिजॉन्टल टेबल में क्या होती है? आपकी रोज की हेडिंग फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल पे होती है। ठीक है, तो अगर आपकी हेडिंग्स जो हैं वो लेफ्ट कॉलम पे हैं, फर्स्ट कॉलम पे हैं, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल टेबल बोलेंगे। अगर वो फर्स्ट लाइन पे है तो उसको हम वर्टिकल टेबल। ठीक है, तो ये जो ओरिएंटेशन हमें मिला है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का, इस ओरिएंटेशन को डिफाइन करने के लिए रोज एंड कॉलम यूज होता है। अगर आप कोई टेबल बना रहे हो और यू वांट टू स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ योर टेबल, तो उसके लिए हम रोज एंड कॉलम का यूज करते हैं। तो अगर हम कोई डेटा रो में डालेंगे तो ये क्या करेगा? डेटा की फिलिंग मल्टीपल रोज में करेगा विदिन वन कॉलम। जब हम कॉलम में डालेंगे तो वो क्या करेगा? आपके डेटा की फिलिंग मल्टीपल कॉलम्स में करेगा विदिन अ सिंगल रो। ओके, बात समझ में आ गई? जिसका काम हम क्या कर रहे हैं? रोज एंड कॉलम का यूज हम हेडिंग डिफाइन करने के लिए या कॉलम एंड रोज की हेडिंग को डिफाइन करने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट है वैल्यू। वैल्यू का काम क्या है? वैल्यू विल कंटेन ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेशन। अगर आप डेटा के ऊपर कुछ एग्रीगेशन परफॉर्म कर रहे हो, एग्रीगेशन का मतलब आप उसका सम, एवरेज, मैक्स, मिन या काउंट, इस टाइप की किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपका यूज होता है वैल्यूज। फोर्थ है आपका फिल्टर। फिल्टर का काम क्या है? फिल्टर का काम है आपके डेटा को, आपके समराइज डेटा
को फिल्टर करना बेस्ड ऑन सम सर्टेन एलिमेंट्स। ये एलिमेंट कब मिलेगा? जब हम उस फिल्टर एरिया के अंदर फील्ड को ऐड करेंगे। तो उन एलिमेंट के बेसिस पे क्या करेगा? आपके पिवट टेबल रिपोर्ट को फिल्टर करेगा। ओके, तो हमारे पास 4 ड्रॉपिंग एरियाज हैं। रो कॉलम विल हेल्प यू टू डिफाइन द ओरिएंटेशन, value will perform aggregation, different type of aggregation, or filter will define the filtration of a data based on the dropping field, based on the content. अब देखिए, अगर ऐसा है तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ से मंथ पिक किया एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस मंथ इन कॉलम फर्स्ट। तो देखिए, जैसे मैंने इसको कॉलम में फिल किया, ड्रॉप किया, तो उसने क्या की, फिलिंग जो करी है डेटा की, वो मल्टीपल कॉलम्स में करी विद इन अ वन रो, जैसे मैंने बोला था। ठीक है, डेटा मल्टीपल कॉलम्स में फिल हुआ, ठीक है, विद इन अ वन रो। अब यही मंथ अगर मैं उठा के ड्रॉप कर दूं रोज में, तो डेटा की फिलिंग मल्टीपल रोज में हुई है विद इन अ वन कॉलम। अगर देखिए, मैंने यहाँ से इसको उठाया मंथ को उठाने के बाद अगर मैं इसी मंथ फील्ड को वैल्यू में ड्रॉप करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा? उस डेटा का एग्रीगेशन कर देगा। एग्रीगेशन का मतलब है काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, जैसे मैंने पहले बताया था, इस टाइप के ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर देगा। तो अगर मैं मंथ की बात करता हूँ, तो मंथ क्या है? एक टेक्स्ट वैल्यू है। मंथ नेम इज अ टेक्स्ट वैल्यू, हियर इज द टेक्स्ट, फरवरी इज द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट या स्ट्रिंग के ऊपर किस टाइप का एग्रीगेशन होता है? इस टाइप का मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकता है। वी आर ओनली एबल टू काउंट टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। इसलिए इसने क्या किया? उसके ऊपर एग्रीगेशन डिफाइन किया, काउंट, और उस एग्रीगेशन को इसने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, तो 24 मंथ नेम है। सेम फील्ड अगर मैं फिल्टर के अंदर ड्रॉप कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा? एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा अपने आप, और उस ड्रॉप डाउन के अंदर सारे मंथ नेम आ जाएंगे। ठीक है, ये चारों ड्रॉपिंग एरिया समझ में आ गया सबको? ये ड्रॉपिंग एरिया समझ में आ गया? चलिए, इसका मतलब अब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। गुड, चलिए तब काम को स्टार्ट करते हैं। कैसे काम करते हैं इसके ऊपर? तो मैंने कहा कि I just need to figure out how much calls are going waste in each month of the year. ईयर के हर मंथ में कितनी कॉल वेस्ट हुई। उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि ईयर के किस मंथ में कितनी कॉल की गई, हम ये फिगर आउट करें। अगर मुझे वेस्ट कॉल निकालना है, तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ईयर के स्पेसिफिक मंथ में कितनी कॉल्स की गई। मैंने मंथ उठाया, उसको ड्रॉप किया रोज में, तो मेरे पास क्या हुआ? एक वर्टिकल डेटा फिलिंग आई, और उस वर्टिकल डेटा फिलिंग में क्या आया? मंथ का नाम। In the beside of that, I want to drop calls. क्या रो में ड्रॉप किया। जैसे मैंने इसको रो में ड्रॉप किया, सडनली वो देखिए क्या कर रहा है? आपके डेटा को एक नेक्स्ट लेवल में ले गया। लेवल का मतलब क्या है? हर एक मंथ के अंदर जितने भी कॉल्स की गई, वो यहाँ पर दिखा रहा। अगर आपको ये साइड बाय साइड चाहिए, तो इसको उठा के वैल्यूज में ड्रॉप कर दीजिए। तो क्या करेगा? अगर आपके पास मोर देन 1 ईयर का डेटा है, तो उसने क्या किया? उस डेटा को सम करके आपको दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, in the January month, no matter what year of this data is,
ओके, इसने दिखाया कि जनवरी के मंथ में 1813 कॉल की गई। अब 1813 आया कहां से? 1813 आया 2 मंथ से, जनवरी 2005 एंड जनवरी 2006। अगर इनकी वैल्यूज का सम करते हैं तो सेम आउटपुट आएगा। दिस वैल्यू, the value of January 2005 plus January 2006, इन दोनों का प्लस करते हैं तो आउटपुट आएगा 1813। ठीक है, उसने क्या किया, हमें डेटा का एग्रीगेशन कर दिया, सम कर दिया। और सम को करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट नहीं लेने पड़े, मुझे क्या करना पड़ा, खाली उस फील्ड को वैल्यू के अंदर ड्रॉप करना पड़ा। तो जैसे ही मैंने उस फील्ड को वैल्यू के अंदर ड्रॉप किया, सडनली इट विल हेल्प मी टू परफॉर्म सम एग्रीगेशन ओवर दिस डेटा। अच्छा, सम ही क्यों हुआ? एग्रीगेशन में तो बहुत सारे एग्रीगेशन टाइप होते हैं, मतलब सम ही क्यों आया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसी नंबर के ऊपर एक सम एग्रीगेशन ही हो सकता है। डिफॉल्टली नंबर के ऊपर क्या होता है, सम एग्रीगेशन ही होता है, ये फिक्स है। ठीक है, तो जब भी आप किसी डेटा को एग्रीगेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका डिफॉल्टली सम होता है। ठीक है, तो इतनी कॉल्स की गई। अब मुझे ये फिगर आउट करना है, अगर इतनी कॉल्स की गई थी तो इन कॉल्स में सेल्स कितनी हुई? ठीक है, यस राकेश सर एवरेज भी तो हो सकता है ना? एवरेज हो सकता है, बट डिफॉल्टली सम ही होता है। हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एवरेज में, बट डिफॉल्टली सम होता है। डिफॉल्ट एग्रीगेशन है। ठीक है, नंबर का डिफॉल्ट एग्रीगेशन क्या होता है, सम होता है। तो हम उसको एवरेज कर सकते हैं, बट डिफॉल्टली हमें सम मिला है। अब अगर मुझे टोटल सेल देखनी हो तो मुझे सेल को पिक करना है और उसको वैल्यू के अंदर लाके ड्रॉप कर देना है, तो उसका एग्रीगेट सेल पता लग जाएगा। जनवरी के मंथ का एग्रीगेट सेल कितनी है, 180। ठीक है, 180 सेल्स है। फाइन, हमें इसके दो वैल्यूज मिली। अब मुझे ये डेटा अगर ईयर वाइज देखना है, सो आई नीड टू ड्रॉप दिस ईयर इन फिल्टर। इस टेबल के ऊपर देखो एक फिल्टर आ गया, जिस तरीके का ड्रॉप डाउन फिल्टर हम मैनुअली वैलिडेशन से बना रहे थे वैसा एक फिल्टर आ गया, और इस फिल्टर के अंदर की वैल्यू को हम सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस, है ना। हम में से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर ले, लाइक मैंने 2005 सेलेक्ट किया है। उसके बाद अगर मैं ओके कर दूं तो आई एम इजीली एबल टू सी द डेटा ऑफ ईयर 2005। अगर मेरे कस्टमर को ईयर 2006 का डेटा देखना, सो सिंपली दे नीड टू क्लिक ऑन दिस ईयर 2006 एंड देन ओके, ईयर 2006 का डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो 2005 और 2006 का दोनों का डेटा देख सकता है वो इंडिविजुअली, और अगर उसको दोनों का कंबाइंड डेटा देखना है तो वो कंबाइंड डेटा भी देख सकता है। तो हमारे पास एक एडिशनल फीचर आ गया जहां पर हम दो डिफरेंट ईयर्स के कंबाइंड डेटा को भी देख सकते हैं, है ना। अलग अलग तो दिख ही रहा था, बट अगर हम कंबाइंड डेटा देखना चाहें तो वो कंबाइंड डेटा भी देख सकते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कहीं भी मैनुअल कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ी अभी तक। इसका मतलब ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को बहुत कन्वीनियंटली प्रोसेस कर लेता है, उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, उसके लिए बहुत एफर्ट लेने की जरूरत नहीं होती। सर मेरे शिफ्ट में फिल्टर में कोई ऑप्शन है ही नहीं सर।
फिल्टर के अंदर ईयर को ड्रॉप करो। नहीं ले रहा है। शेयर करो स्क्रीन। यहाँ पे देखो, मेरी स्क्रीन पे देखो, ये आइकन दिख रहा है, सारी शीट पे भी आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना तो आपसे पूछेगा। सर हम कौन से कनेक्ट किए हो? लैपटॉप में कनेक्ट नहीं करोगे, या तो फोटो खींच के भेजो तब तो देखें, अदरवाइज कैसे बताएं? भेज रहे फोटो खींच। भेज के बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की रिपोर्ट जनरेट होके आएगी। बट ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था। मुझे क्या निकालना था कि हाउ मच कॉल्स आर गोइंग वेस्ट। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हम किसी स्टोर डेटा की बात करते हैं तो कई सारे प्लेटफॉर्म हमें उस स्टोर डेटा को ऑल्टर करने की परमिशन नहीं देते। जैसे अगर हम MySQL की बात करें, SQL सर्वर के बारे में जानते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। Did you know what is SQL? सर चेक कीजिए। और सर मेरे साथ तो और उल्टा काम हो गया। सम ऑफ ईयर किए हैं ना, तो सारा केवल ईयर का जो वैल्यू वो ऐड हो गया है। आपने ईयर को कहाँ ड्रॉप किया? आपने ईयर को वैल्यू के अंदर ड्रॉप किया। ईयर को वैल्यू में नहीं ड्रॉप करना था, ईयर को ड्रॉप करना था फिल्टर में। वो कैसे हुआ सर? देखो, ईयर से पहले एक टिक लगा हुआ है, ईयर से पहले एक टिक लगा हुआ है, इस टिक के ऊपर क्लिक कर दो। ओके सर। जैसे मेरे में हो गया। यस सर। आप इसको पिक करके फिल्टर में ड्रॉप कर दो। हो गया। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे अबाउट। और सब और डाउट है सर, लास्ट में पूछे कि सीट वाला प्रॉब्लम अभी तक वही चल रहा है। मैं रैंडमली कहीं से कहीं ऐड हो जा रहा है। कहीं से कहीं ऐड हो रहा है मतलब? हाँ, जैसे पिवट टेबल नया ऐड करते हैं ना, वो मेरे में शो कर रहा है। जैसे आप जो भेजे हैं उसमें 3 सीट्स हैं, ठीक है। अभी आप तो 5 कर दिए हैं। उसके बाद ऐड करने के बाद नया सीट ऐड करते हैं, फिर टेबल भी ऐड करते हैं, तो वो सीट नंबर 6 में चला जाता है, सीट नंबर 9 में चला जाता है। हाँ, तो क्योंकि आप न्यू शीट कर रहे होगा ना, एग्जिस्टिंग नहीं उठाया होगा आपने। एग्जिस्टिंग वर्कशीट उठाओ तो आएगा। जब हम पिवट टेबल बनाते हैं ना, तो उस समय वो हमसे पूछता है कि हमें रिपोर्ट कहाँ बनानी है। अगर आप न्यू पे छोड़ दोगे इसको एज इट इज, तो एक न्यू शीट ऐड होगी, उसके अंदर पिवट टेबल चला जाएगा। एग्जिस्टिंग में करने के लिए एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद सेल बतानी पड़ती है कि किस सेल में बनाना है, किस शीट के किस सेल पे बना रिपोर्ट जनरेट। अच्छा, अब तो फिर से हमको सब ये करना पड़ेगा। उसके बाद में अभी जो करा रहे हैं वो कर लो, उसके बाद जब नया रिपोर्ट बनाना तब कर लेना इसमें। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा कि हमारे पास ये डेटा तो आ गया, बट ये डेटा तो ऑलरेडी हमारे डेटा सोर्स के अंदर दे रखा है। हमने कुछ नया तो फिगर आउट किया नहीं, तो हमें फिगर आउट क्या करना था? बेस्ड कॉल। बेस्ड कॉल का फॉर्मूला हमें पता है, कॉल में से अगर सेल्स माइनस कर दें देन वी विल गेट अ बेस्ड कॉल। तो जैसे मैं कह रहा था कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं दोज हु आर नॉट अलाउड टू ऑल्टर द डेटा। जैसे SQL, तो SQL क्या है? एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, डेटाबेस। तो डेटाबेस में डेटा ऑल्टर करने का काम एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। उसके अलावा बाकी किसी के पास डेटा को ऑल्टर करने की प्रिविलेज नहीं होती। ठीक है, परमिशन नहीं होती है, तो और कोई डेटा को ऑल्टर नहीं कर सकता। खाली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही डेटा को ऑल्टर कर सकता है। तो
अगर मुझे डेटा के अंदर कुछ मैनिपुलेशन करना है तो मैनिपुलेशन कैसे करें? वेस्ट कॉल निकालने के लिए मुझे तो कॉल में से सेल्स को माइनस करना पड़ेगा। और जैसा मैं फाउंडेशन बता रहा हूँ कि मैं हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर डेटा को अल्टर नहीं कर सकता, तो हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि वेस्ट कॉल अगर हम यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो पिवट टेबल में आपको एक फैसिलिटी दी गई है कि पिवट टेबल के अंदर आप किसी भी दो फील्ड के डेटा का, दो या दो से ज्यादा फील्ड के डेटा का यूज करके एक न्यू टेम्परेरी फील्ड बना सकते हैं जो सोर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? We are allowed to create a new field which is not exist in your source. Okay, and over this field I can store any type of calculated data. उस फील्ड के अंदर किसी भी टाइप का कैलकुलेटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेशन होगा कैसे? अभी हम कैलकुलेशन के टाइप आगे पढ़ेंगे, कितने टाइप के कैलकुलेशंस हैं, किस तरह के कैलकुलेशंस हो सकते हैं। ठीक है, बट अभी वो ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे रिबन सेट के अंदर देखिए, जैसे मैंने पिवट टेबल इनेबल किया तो यहाँ पे टॉप में दो रिबन्स आ गए। पहला आ रहा है पिवट टेबल एनालाइज और दूसरा आ रहा है डिसाइड। तो हमें किस में जाना है? पिवट टेबल एनालाइज में जाना है। पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करोगे तो जैसे आप पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले पूछा है कि पिवट टेबल का नाम क्या है, अगर आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हैं। एक्टिव फील्ड, कौन सी फील्ड एक्टिवली आपने सेलेक्ट कर रखी है, तो मेरा सिलेक्शन मंथ पे है इसलिए मंथ दिखा रहा है। अगर मैं कॉल्स पे चला जाऊं तो ये कॉल्स हो जाएगा, अगर मैं सेल्स पे चला जाऊं तो ये सेल हो जाएगा। इसका मतलब जो भी फील्ड आप यहाँ सेलेक्ट करोगे वो फील्ड का नेम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, हमें यहाँ पर कुछ टूल्स दिए गए, इन टूल में से हमें यूज करना है कौन सा ग्रुप? कैलकुलेशन ग्रुप। कैलकुलेशन ग्रुप के अंदर आ रहा है फील्ड आइटम सेट, और फील्ड आइटम सेट के अंदर आपको मिलेगा कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है, तो हमें कहाँ मिलेगा ये कैलकुलेटेड फील्ड ऑप्शन? अंडर योर पिवट टेबल एनालाइज यू विल बी गेटिंग ए कैलकुलेट ग्रुप, कैलकुलेशन ग्रुप, और उस कैलकुलेशन ग्रुप के अंदर आपको पिवट फील्ड आइटम सेट ऑप्शन मिलेगा, और उस फील्ड आइटम सेट ऑप्शन के अंदर आपको कैलकुलेटेड फील्ड ऑप्शन भी मिल जाएगा। हम कैलकुलेटेड फील्ड यूज करते हैं। तो जैसे मैंने कैलकुलेटेड फील्ड किया तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि फील्ड का नाम बताओ। ये फील्ड का नाम है क्या भाई? जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर किसी भी कैलकुलेटेड डेटा को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, किसी भी टेम्परेरी कैलकुलेशन को होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, सिमिलरली एक्सेल के अंदर भी हम एक टेम्परेरी वेरिएबल नेम दे सकते हैं फील्ड के डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये नेम क्या है? इट्स नेम ऑफ योर टेम्परेरी फील्ड, उसका नाम दे दिया वेस्ट कॉल। तो ये वेस्ट कॉल क्या है? एक वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा क्या जाएगा, वो फॉर्मूला यहाँ देना है, कॉल्स माइनस सेल्स, कॉल्स माइनस सेल्स। तो व्हेन यू डिफाइन दिस कैलकुलेशन, अब ओके करते ही वो फील्ड एक तो आपके फील्ड लिस्ट एरिया के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और आप नोटिस कर पाओगे कि वो सोर्स में एग्जिस्ट नहीं करती, बट स्टिल यू आर एबल टू सी दैट डेटा इन फील्ड लिस्ट एरिया। देखिए फील्ड लिस्ट एरिया में आ गया, सोर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, और वी आर हैविंग दिस। दूसरा, वो वेस्ट कॉल आपकी वैल्यू के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, वैल्यू में है इसलिए वो आपके टेबल के अंदर भी दिख रहा होगा। तो जनवरी के मंथ में कितनी कॉल्स वेस्ट हुई? 1633 कॉल्स आर गोइंग वेस्ट। 1633 कॉल्स आर गोइंग वेस्ट। 1633 ऐसी कॉल्स थी जो वेस्ट हो गई।
इज इनसाइड। अब अगर आपको सर एक बार रिपीट कीजिए इसका। फील्ड आइटम सेट, कैलकुलेटेड फील्ड। यहाँ पर आपको अपने फील्ड का नाम देना है, जैसे मैंने दे रखा है वेस्ट कॉल, और उसके नीचे उसकी कैलकुलेशन, उसका फॉर्मूला देना है कॉल्स माइनस सेल्स का। जैसे ओके पे क्लिक करोगे, देन यू विल बी गेटिंग अ फील्ड इन योर फील्ड लिस्ट एरिया। अब बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्टेड आएगा, तो फील्ड ऑटोमेटिकली आपके वैल्यूज के अंदर ड्रॉप होके मिलेगी आपको यहाँ पर कुछ ऐसा। सर टिक करने पे बाय डिफॉल्ट उसी में जा रहा है वो समेशन वाला वो कैलकुलेटेड डेटा है ना, कैलकुलेटेड डेटा ऑलवेज एग्रीगेट, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर ही जाता है, बिकॉज इट्स एग्रीगेटेड वैल्यू है ना, कैलकुलेटेड है, नंबर्स डेटा है, इसलिए वो वहां जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डेटा आ गया। अब अगर मुझे कॉल से सेल्स की जरूरत नहीं है तो मैं कॉल्स एंड सेल्स से सारा हटा सकता हूँ। एंड नाउ यू मस्ट सी आई एम गेटिंग द प्योर डेटा। जनवरी के मंथ में वेस्ट कॉल कितनी है 1633, इट्स अ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ 2 इयर्स। तो अगर मुझे स्पेसिफिक ईयर का डेटा देखना है, 2005 का डेटा देखना है, सो 2005 को फिल्टर में सिलेक्ट करेंगे एंड देन सिंपली नीड टू क्लिक ओके। ठीक है, ये पूरा डेटा आपका 2005 का है। फाइन, इज इट फाइन? चलिए अभी काम करते हैं, मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको एक्सप्लोर करिए, इसको चेक करके देखिए, एंड अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ठीक है, you will be having a 10 minutes time of 10 minutes time for this work. Start your work please.